एंडोमेट्रियम होता है वो हमारा फट जाता है या ब्रोकन डाउन हो जाता है, और साइक्लिन जो चलती हैं उसमें भी हमारा। फिर बोला इन सम वुमेन, अब कुछ वुमेन में जो होता है जो हमारा हाइमन होता है वो वैसे बचा रहता है आफ्टर चॉइटस, मतलब बोले इंटरकोर्स के बाद भी जो हमारा हाइमन होता है कभी कभी बचा रहता है, कभी कभी बचा भी। बोल क्या रहा है, जो हाइमन होता है वो ब्रेक डाउन होता है, लेकिन एज अ सडन फॉल, गिरने की वजह, चोट लगने की वजह, स्पोर्ट में, साइकिलिंग में, स्विमिंग में, इससे वजह से हाइमन जो होता है ब्रेक हो जाता है। लेकिन कुछ 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 औरतों में, वुमेन में ये भी देखा गया कि क्या नाम है, जो इंटरकोर्स हो जाने के बाद भी जो हाइमन है वो वैसे का वैसा बचा हुआ है। परसिस्टेंट इवन आफ्टर चॉइटस, चॉइटस मतलब इंटरकोर्स के बाद भी वो हाइमन बचा हुआ है। इनफैक्ट ये इससे हमें ये मालूम पड़ता है प्रेजेंट और अब्सेंट हाइमन, मतलब बोले जो प्रेजेंट या अब्सेंट ऑफ हाइमन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर। इससे हमें ये नहीं मालूम पड़ता है कि जो वुमेन है वो सेक्सुअल एक्सपीरियंस है। ठीक है, ठीक है। ये तो एनसीईआरटी की लाइनें लाइनें समझ में आना चाहिए। ये तो ये होता है हमारा मेमोरी ग्लैंड। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, सब देखते हैं। ये तो पहली चीज, जो हमारा मेमोरी ग्लैंड होता है वो किससे हमारे अटैच रहता है, तो पेक्टोरल मेजर मेजर मसल से। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है भैया, इधर देखो कि जो हमारा मेमोरी ग्लैंड होता है वो किससे अटैच होता है, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि जो हमारा मेमोरी ग्लैंड होता है वो पेक्टोरलिस मेजर मसल से अटैच होता है। फिर देखो, अब इसके बीच में बोले जो हमारे गैप पाए जाते हैं, जो रिफ्स के बीच में गैप पाए जाते हैं, तो ये मसल्स बिटवीन द रिफ्स में पाए जाते हैं और ये रिफ्स होता है। ठीक है, अब जैसे किस तरह हमारे मिल्क प्रोडक्शन होता है ये देखो। अब जो ये फैट होता है हमारे मेमोरी ग्लैंड में फैट पाया जाता है, और हर एक वुमेन में, हर एक वुमेन में जो फैट होता है वो वेरी करता है, वेरी करता है। हर एक फीमेल में जो ये फैट होता है वेरी करता है। फैट कभी फिक्स नहीं होता है, इसी वजह से क्या होता है, जो मेमोरी ग्लैंड ज़्यादा सेचुरेट हो जाने की वजह से शेप में चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, अब देखो फैट, फैट मेमोरी लोब होता है। मेमोरी लोब कितना होता है भैया, 15 to 20 हमारे मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं। मेमोरी लोब के बाद हमारे कहाँ पहुँच जाए, मेमोरी एल्वेलरस, क्या बोलते हैं, मेमोरी एल्वेलर। अब उसके बाद मेमोरी एल्वेलरस के पास पहुँच जाए मेमोरी डट, फिर बाद एम्पुला, फिर हमारा लैटिफरा, फिर हमारा लैटिफेरेट डट, फिर हमारे निप्पल में, फिर निप्पल से हमारे हमारे सदी बेबी सब चल देता है। ठीक है, फिर ये एरोला होता है। ठीक है, इससे तो ही हमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। आप देखो, तो जानते हो मैंने पहले ही बता दिया, जो ये मेमोरी ग्लैंड होता है ये मेल में फंक्शनल नहीं होता लेकिन फीमेल में फंक्शनल होता है। ठीक है, दी फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड किसमें फंक्शनल होता है, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑल फीमेल मेमर्स, ऑल फीमेल मेमर्स में ये कैरेक्टर स्टेट फंक्शनल होता है। ठीक है, दी मेमोरी ग्लैंड आर दी पेयर्ड स्ट्रक्चर, जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो पेयर्ड होता है। इसे बोलते हैं वेरेस्ट, वेरेस्ट मतलब जो होता है क्या नाम है भैया, जैसा लैक्टेशन, मतलब जो हमारा ये क्या नाम है, मिल्क प्रोडक्शन करती हैं। ठीक है, दे कंटेन ग्रैंडुलर टिश्यू। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारा मेमोरी ग्लैंड होता है वो कौन सा टिश्यू पाया जाता है, ग्रैंडुलर टिश्यू। एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ द फैट, हर एक वुमेन में, हर एक फीमेल मेमर्स में ये नहीं जरूरी है कि हर जो फैट का अमाउंट होता है फिर ऐसा जरूरी नहीं है, वो वेरी कर जाता है। वेरिएबल अमाउंट ऑफ द फैट, द ग्रैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड टू 50 to 20 मेमोरी लोब्स। कितने लोब्स होते हैं, 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ द सेल, बंच ऑफ द सेल चार्ल्ड एल्वोलाई, और वो क्या कंटेन करते हैं, बंच ऑफ द सेल चार्ल्ड एल्वोलाई, और दिस सेल ऑफ द एल्वोलाई सिट्रेट मिल्क, और ये एल्वोलाई क्या करता है, मिल्क तो सिट्रेट करता है और ल्यूमन तक एकदम स्टोर करता है, सिट्रेट करता है मिल्क। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है कि जो हमारा मिल्क बनाता है वो कौन सा हार्मोन्स बनाता है हमारा मिल्क, पहली बात तो ये बताओ सर। मिल्क तो हमारा कौन बना सकता है, कौन बना सकता है, इंपॉर्टेंट भैया, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में मैंने पढ़ाया हुआ है हर चीज़।
जो बच्चा जितने शिद्दत से पढ़ाते हो उतने शिद्दत से तुम लोग पढ़ लो, क्योंकि समय चला जाएगा, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आज पढ़ लोगे तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा, इसलिए समय पे रहते पढ़ लो। नहीं तो आज तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे केयर करने वाले हैं, लेकिन कल के जब तुम अकेले हो जाओगे फिर तुम सोचोगे मैं पढ़ा क्यों नहीं। इसलिए समय है, पढ़ लो, मजाक मत करो, एकदम सीरियसली होते पढ़ लो, क्योंकि टाइम के पास इतना समय नहीं है कि वो तुम्हें समय दे पाए। तुम समय से ले लो, समय से समय मान लो, जल्दी जल्दी उस समय का उपयोग कर लो, सदुपयोग। नहीं तो तुम्हारे पास समय नहीं रह गया है। तुम्हें लगता है 3 महीने बचे हैं, क्या करोगे 3 महीने में? आलू भी नहीं निकलेगा, जान लो। पढ़ाई कर लो, समय है। इट इज अ फैक्ट। जब तुम्हारे साथ सब कुछ है, सब कुछ प्रोवाइड है, यूट्यूब है, कापी किताब है, पेन है, हॉस्टल है, सब कुछ है, रहने के लिए छत है, लेकिन अब पढ़ने वाले तुम हो। कैसे पढ़ते हो ये कोई नहीं इंटरफेयर करता है। तुम्हारे पास फ्री का कंटेंट पहुंच रहा है, फ्री का पढ़ने के लिए सब कुछ गाइडेंस मिल रही है, उसके बावजूद भी नहीं पढ़ रहे हो, तो इसमें कितनी गलती? फिर बोलते हो कि हमारे माँ बाप नहीं साथ देते हैं। ये तुम्हारा सुनने वाला तो ही नहीं रहेगा। ये बहानेबाजी बहुत होता है। पढ़ने वाले आज भी पढ़ रहे होंगे और ना पढ़ने वाले आज भी नहीं पढ़ रहे होंगे। समय है, पढ़ लो, समझ लो, सीरियस ले लो पढ़ाई को, मजाक मत करो। फिर सुनो हम कहाँ थे। दी सेल ऑफ दी एल्बुलाई सिट्रेट मिल्क, और जो एल्बुलाई जो होता है वो सिट्रेट मिल्क चलता है। देखो हाँ मैंने कहाँ पे था, हाँ जो हमारा मिल्क जो बनाता है, मिल्क जो फॉर्मेशन करता है वो हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। लिखो वहीं पे यार, लिखो। प्रोलैक्टिन जो होता है वो मिल्क बनाता है, और जो हमारा इजेक्ट करता है मतलब मिल्क बाहर निकालता है उसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, ऑक्साइटिन बोलते हैं ना। नहीं तो ऑक्सीटोसिन बोलते हैं, लेकिन मैंने एक जगह सुना ऑक्साइटिन बोलते हैं, बड़े डॉक्टर थे, मैंने सुना ये बात। ऑक्साइटिन, ऑक्सीटोसिन बोलते हैं, मेनली तुम लोग ऑक्सीटोसिन सुनो, ठीक है। बोला इन दी कैविटी ल्यूमेन ऑफ द एल्बुलाई। फिर बोला एल्बुलाई ओपन इनटू अ मेमोरी ट्यूब्यूल, और एल्बुलाई कहाँ ओपन हुआ? मेमोरी ट्यूब्यूल, और ट्यूब्यूल ऑफ ईच जॉइंट मेमोरी डक्ट और सेवरल मेमोरी duct to form of the wider memory ampulla which is connected by the lenticular duct। और इससे क्या हो रहा है, बच्चा मिल्क तो शट आउट कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें लगा यहाँ पे लाइन से पूछेगा, लाइन से पूछेगा ही नहीं। तुमसे क्या पूछा जा रहा है? एक तो ऑर्डर, ऑर्डर बनाओ, ऑर्डर बनाओ, पहले ऑर्डर बनाओ, ऑर्डर बनाओ, यहीं पे लिखो भैया ऑर्डर, ऑर्डर लिखो जल्दी जल्दी, ऑर्डर लिख लेना, ठीक है। ये आपका काम है, अगर तुम्हें लिखना हो तो जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। देखो पहले हमारा कहाँ आया? पहले हमारा एल्बुलाई से, देखो सुनो, जो मिल्क फॉर्मेशन हुआ कहाँ से हुआ? देखो पहली चीज़ हमारा पहला पॉइंट ये है मेमोरी लोब, दूसरा हमारा क्लस्टर ऑफ द सेल एल्बुलाई, फिर तीसरे में हमारा कहाँ स्टोर हुआ था मेमोरी, फिर हमारा मेमोरी लोड, फिर एल्बुलाई, फिर हमारा कहाँ पहुँच गया? मेमोरी टिब्यूल। मेमोरी टिब्यूल के पास आ जाओ मेमोरी डट, मेमोरी डट के पास आ जाओ लेटिफेरेट डट, फिर हमारा कहाँ हो जाएगा? शट आउट। तो देख लो, पहले मेमोरी लोब, फिर एम्पुला, यहीं पे ही था यार एम्पुला। हाँ सही है। देखो पहले हमारा क्या हो जाएगा? पहले हमारा मेमोरी लोब, फिर एल्बुलाई, फिर हमारा क्या हो जाएगा? मेमोरी ट्यूब्यूल, फिर मेमोरी डट, फिर हमारा लेटिफेरेट डट, फिर मिल्क बाहर। अब गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? गैमेट का फॉर्मेशन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भैया ये मेल का जानते हो टेस्टिस होता है, इट इज अ मेल एंड ओवरी। भाई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल होता है, मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है, फीमेल में ओवरी होता है। इन दी फीमेल, और ये दोनों क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमेट। स्पर्म मेल में होता है, ओवम फीमेल में होता है, रिस्पेक्टिवली बाय दी प्रोसेस इज नोन एज द गैमेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैमेट का बनने को क्या प्रोसेस बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। इन टेस्टिस इमेच्योर मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल पे जान जाओ, फिर से चले जाओ। अब उससे हम क्या बोलते हैं? मेल जर्म सेल का दूसरा नाम स्पर्मेटोजोनिया, प्रोड्यूस स्पर्म बाय द स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये बोला जो प्रोड्यूस किया जा, बोला स्पर्मेटोजोनिया, तो मैंने डायरेक्ट चल दिया था मियोटिस, मियोटिस से स्पर्म बन गया था। लेकिन अब ये क्या प्रोसेस होता है? बोला इमेच्योर मेल जर्म, अभी मेच्योर नहीं हुआ मेल जर्म सेल,
स्पर्मेटोजोनिया बोलते हैं, और ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ द स्पर्म तो बनने से प्रोसेस तो बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस इन द विजन एट द प्यूबर्टी। जिस समय प्यूबर्टी के समय मतलब 12 साल में प्यूबर्टी मेल में आ जाता है, तो उस समय से हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस बनना शुरू हो जाता है। अब बोला स्पर्मेटोजोनिया, स्पर्मेटोजोनिया बोला, और स्पर्मेटोजोनियम जो होता है ये सिंगुलर वर्ड होता है, सिंगुलर वर्ड होता है। सिंग मतलब जाना नहीं होता है, आज तुम्हें जाना ही नहीं सुनना चाहिए। स्पर्मेटोजोनियम जो होता है ये सिंगुलर वर्ड होता है, और प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूबुल। कोई बड़ी बात नहीं, मैंने बताया है कि जो हमारा स्पर्मेटोजोनिया होता है ये किसके अंदर प्रेजेंट था, सेमनीफेरस ट्यूबुल। और ये कौन सा डिवीजन किया था, मियोटिक, मियोटिक डिवीजन था, दूसरा नाम मियोसिस होता है, ठीक है। एड इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज नंबर, नंबर तो इंक्रीज करता है। उस ईच स्पर्मेटोजोनियम इज डिप्लॉयड, स्पर्मेटोजोनियम की बात कर रहा है। अभी मेल जर्म सेल की बात कर रहा है, वो 2n था। मैंने बोला था मेल जर्म सेल जो होता है स्पर्मेटोजोनियम की बात कर रहा है। स्पर्मेटोजोनियम इसलिए बोला है कि यहाँ पे स्पर्मेटोजोनिया था, एक सेल की बात कर रहा है, उसे स्पर्मेटोजोनियम बोल रहे हैं। वो डिप्लॉयड होता है मतलब 2n होता है। 1346 क्रोमोसोम बोलते हैं, 1346 क्रोमोसोम। और सम ऑफ द स्पर्मेटोजोनिया, सम ऑफ द स्पर्मेटोजोनिया कार्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये कहाँ चला गया, मियोसिस, मियोसिस करने मतलब अब हमारा 23 पेयर हो जाएगा, जैमेट बनेगा। अब जैमेट बनेगा तो इसे हम बोल रहे हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अभी रो जाओ, सम ऑफ द स्पर्मेटोजोनिया कार्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और मियोसिस करने जा, और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जिसे बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, लीडिंग टू अ 2 बड़ी बात यह है, तुमसे यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, जो मेल गैमेट होता है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ द 2 हैप्लॉइड सेल चार्ज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बच्चा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये होता है मेल में 2 बराबर मिलता है, लेकिन यहीं पे बता रहा हूँ फीमेल, जब फीमेल का गैमेट बनेगा वो अनइक्वल होगा, वो भी हैप्लॉइड ही होगा लेकिन अनइक्वल होगा। तो यहाँ पे तुम्हें बजा सकता है जो मेल मतलब स्पर्म जो बनेगा वो इक्वल बनेगा, और 2 बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे, उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, which have only 23 क्रोमोसोम। अब 46 क्रोमोसोम मेल जर्म सेल का नाम स्पर्मेटोजोनियम के पास था। अब उसका मियोसिस, मियोसिस मतलब उसका आधा, 46 का आधा 23 क्रोमोसोम हर एक स्पर्मेटोजोनिया के अंदर होगा। अब बोला दी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडर द सेकेंड मियोटिक डिवीजन प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटेड। अब बोला है, अब देखो एक से हमारा कितना बना, 2 बना, जो कि स्पर्मेटोसाइट मतलब अगर बात कर दी जाए ये प्राइमरी फॉलिकल है, हाँ बहुत सही। चलो देखो ये हमारा मेल, पहले हमारा स्पर्मेटोजोनिया है, ये 2n है, मैच्योर स्पर्मेटोजोनिया। अब ये डिवाइड किया, अब यहाँ से देखो, यहाँ से तुम लोग तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से अब मैच्योर स्पर्मेटोजोनिया। अब पहले फर्स्टली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि 2n था। अब ये मियोसिस फर्स्ट किया जो कि अभी तो तुमने पढ़ा रिडक्शनल डिवीजन हुआ। इसमें 2n हैप्लॉइड सेल बनाया, जो कि हर एक हैप्लॉइड क्रोमोसोम का नंबर 23 था। यहाँ पे 46 था ना, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर 46 था, लेकिन यहाँ पे हर एक सेल का क्रोमोसोम नंबर 23 हो गया। तो अब ये 23 बना, तो इसे हम बोले थे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अभी मियोसिस सेकेंड बाकी है, और मियोसिस सेकेंड हुआ जो कि हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, जो कि हमारे 8 सेल से हमारा
दो दो गैमेट बना, फिर हमारे दो ए सेल से दो, टोटल हमारे कितने गैमेट बने 4, मतलब ए से 2, जब ए से 2n से यन बना, मतलब 2n से अगर बात कर दी जाए, देख लो भाई, जब हमारा 2n से यन बना, इसे हम बोल रहे थे मियोसिस फर्स्ट के समय रिडक्शनल डिवीजन होने के वजह एक हैप्लॉइड सेल इससे, एक हैप्लॉइड सेल ये बना, मतलब मदर से हमारे 2 हैप्लॉइड सेल बन गए। अब 2 हैप्लॉइड सेल से हमारे जब मियोसिस सेकंड हुआ, जो कि इक्वेशनल डिवीजन होता है, जो कि इक्वेशनल डिवीजन मतलब पोलरिटी चेंज नहीं हो रही, तो वो भी यान ये भी 8 से 2 बना ना, तो यहाँ पे एक सेल से कितना बना 2, और ये दूसरे सेल से हमारे 2 बनाए, टोटल हमारे कितने हैप्लॉइड सेल बना 4, इसी तो बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब उसके लिए हमें एक चीज और करना पड़ेगा, स्पर्मियोजेनेसिस। पहली बात सुनो, स्पर्मिएशन नहीं बोल, स्पर्मियोजेनेसिस, मियोजेनेसिस। स्पर्म तो जानते हो, मियो बोल रहा हूँ, मियो मतलब अभी तक जो हमारा ये हैप्लॉइड सेल बना, इसमें टेल नहीं आया था, मतलब स्पर्म की बात कर रहा हूँ, स्पर्म टेल होता है, स्पर्म के पास टेल होता है, जो मोटाइल होता है ना, अभी ये नॉन मोटाइल। अब मोटाइल करने के लिए स्पर्मियोसाइट करवाते हैं, जिसमें हमारे स्पर्म के पास टेल आ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं स्पर्म या तो स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। तो जरूरत नहीं था, लेकिन तुम्हें वहां पे मैंने स्टार्टिंग में जो चीज पढ़ा दिया बस वही था। देखो फिर बोला सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हुई क्रोमोसोम 23 होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडर टू आर सेकेंडरी मियोटिक। पहला मियोटिक में क्या बन गया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब दूसरा जो मियोटिक हुआ हमारा 4 सेल बना, हैप्लॉइड होता है, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल बना, उसे बोले स्पर्मेटिड। व्हाट वुड बी दी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन दी स्पर्मेटिड? स्पर्मेटिड का क्रोमोसोम नंबर 23 रहेगा, क्योंकि हैप्लॉइड सेल हैं सब। फिर बोला दी स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म इनटू अ स्पर्मेटो बाय द प्रोसेस आर नोन एज द स्पर्मियोजेनेसिस। टेल आ गया, अब स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस हुआ तो टेल आ जाए, इसलिए हम उसे स्पर्म तो बोलेंगे स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड फ्रॉम द एम्बर्ड इन अ सर्टोली सेल। अब इससे स्पर्म बन गया, मैंने बोला था, अब स्टोन नरिश करेगा स्पर्म तो सर्टोली सेल। फाइनली रिलीज दी ओवम। अब उसके बाद कहाँ चला जाएगा? ओवम के पास बाय दी सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। किससे? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से हमारे हमारे सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर चले जाना, मतलब ओवम के पास चला जाना, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। इंपॉर्टेंट बात अभी हम बोलूँगा, स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन, इंसेमिनेशन और स्पर्मिएशन क्या डिफरेंस होगा आगे बताऊँगा। स्पर्मिएशन। अब बोला स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हुआ? स्पर्म का बन गया, स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जानते हो, ड्यू टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इनटू अ सिचुएशन ऑफ द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये हमारा जो मेल की बात कर दिया जाए, हम वहाँ पे पढ़ाए थे, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में पढ़ाया था, जो मेल था, मेल स्पर्म बनेगा, वहाँ पे कौन सा हार्मोन सिक्रेट होगा? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दिस इज द रिच ऑफ द हाइपोथैलेमस हार्मोन। तो ये कैसा हार्मोन होता है? हाइपोथैलेमस। The increased level of the GnRH at the anterior pituitary। एंटीरियर प्यूटिटी तो ही बोलते हैं भैया मास्टर ग्लैंड, ठीक है। एंड स्टिमुलेट क्या कर दिया? 2 ग्लैंड, जोनोइडोट्रोपिन, और जोनोइडोट्रोपिन में दो हमारे हार्मोन्स होते हैं, जैसे एलएच का क्या होता है? ल्यूटिनाइजिन हार्मोन्स, और हमारा एफएचएस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो अब यहाँ पे हार्मोन की बात कर रहा है, जो कि हमारा जोनोइडोट्रोपिन जो होता है, जोनोइडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है, वो हमारा मेन स्पर्मेटोजोआ, मतलब अगर बात कर दिया जाए स्पर्मियोजेनेसिस बन जाए, स्पर्मेटोजेनेसिस बनने के बाद एक हार्मोन सिक्रेट हुआ, वो है जोनोइडोट्रोपिन। अब ये हमारे हाइपोथैलेमस हार्मोन जो होता है, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन इंक्रीज कर देता है, उसका नाम होता है जोनोइडोट्रोपिन। एंटीरियर प्यूटिटी ग्लैंड, अब वो जो जोनोइडोट्रोपिन होता है उससे 2 ग्लैंड निकालता है, 2 हार्मोन निकालता है, एक होता है ल्यूटिनाइजिन हार्मोन, एक होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
और LH act as a Leydig cell and stimulate LH ऐसा act as a Leydig cell और stimulate as a synthesis and secretion of androgen और क्या रहेगा stimulate रहेगा synthesis रहेगा और secrete of the androgen का secrete रहेगा ठीक है। फिर बोला है एंडोजन इन टर्म स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि स्पर्मेटोजेनेशन स्पर्मिएशन सब में अंतर होता है ठीक है। अब ये फेसेस देखो एलएच चित्रा ऐड किया एलएच चित्रा ऐड किया एट एज अ लेडिस सेल लेकिन जो हमारा फेसेस एट एज अ सर्टोली सेल का क्या काम था नरिशमेंट ठीक है एंड स्टिमुलेट सिचुएशन ऑफ द some factor with the help of the spermiogenesis secretion of the some factor with the help of the process known as the spermiogenesis। अब मुझे तो 7:33 चलो 7:30 ठीक हो रहा है। जो बाहरी वाली जो लेयर होती है इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यहाँ पे जो लेयर होता है इसे बोलते हैं एथेरोसोम। यहीं पे लेते हो एथेरोसोम बनता है गोल्गी बॉडी भी लिख दे रहा हूँ गोल्गी बॉडी से बनता है जो कि ये सिक्रेट करता है एंजाइम जो कि ये सिक्रेट करता है एंजाइम तो ये न्यूक्लियस कंटेनिंग कंपाउंड होता है जो कि न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम होता है मटेरियल जिससे बना होता है माइटोकॉन्ड्रिया। लिखो भैया माइटोकॉन्ड्रिया लिखो यहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है एनर्जी प्रोवाइड करता है फ्रॉम दी मोटाइल मूवमेंट के लिए वो एनर्जी प्रोवाइड करता है पावर हाउस ऑफ दी सेल कौन था माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है न्यूक्लियस में होता है और न्यूक्लियस में क्या करता है वो मोटिलिटी मतलब वो मोटाइल करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाता है और ये होता है नेट सॉरी अच्छा सॉरी मेरा गलती हो गया मैंने यहाँ बताना था हाँ सॉरी इट इज़ माई मिस्टेक यहाँ पे था मिडिल में माइटोकॉन्ड्रिया था ठीक है और ये मिडिल पीस होता है ये नेट होता है सॉरी मुझसे गलती हो रही ये चीज़ टेल मिडिल पीस में था ना हाँ टेल था चलो इससे मेरी गलती मालूम पड़ी आई एम वेरी सॉरी बच्चों आगे से ये ध्यान रखने भाई गलती हो रही अब देखो जल्दी पढ़ाने में कभी हो जाती है गलतियाँ गलती उसी से होती जो तो चलता है ठीक है। लेट एग्जामिन स्ट्रक्चर ऑफ स्पम में कितने थे ऊपर हेड था नेट था मिडिल पीस था और टेल था। जो हमारा स्पम होता है वो 4 चीज़ से बना होता है हेड नेट मिडिल पीस और टेल ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर था इबलेव दी होल बॉडी पूरे बॉडी थे स्पम से बॉडी तो कितने बांध के रखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन whole body of sperm. The sperm head contain an elongated haploid nucleus जो हमारा sperm होता है वो contain करता है elongated haploid nucleus। फिर anterior portion of the which is covered by the cap-like structure known as the एथेरोसोम और एथेरोसोम देखो ये लिखा है एथेरोसोम इज फिल्ड विद द एंजाइम लेकिन एथेरोसोम किससे बना होता है गोल्गी बॉडी जो कि एंजाइम से सेचुरेट करता है डेट हेल्प ऑफ द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम और इससे क्या हो रहा एंजाइम से क्या हो रहा हमारा ओवम में फर्टिलाइजेशन हो रहा। अब उसके बाद बोला द मिडिल पीस प्रोसेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच प्रोड्यूस एनर्जी द मूवमेंट ऑफ द टेल द फैसिलिटेटेड स्पर्म मोटिलिटी इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। अब भाई ये जो हमारा सुनो बात कर रहा हुई प्रोड्यूस एनर्जी अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा प्रोड्यूस करेगा एनर्जी क्योंकि टेल तो मूवमेंट करना रहता है और इसकी वजह से हमारा फर्टिलाइजेशन अचीव हो पा रहा है ठीक है। ह्यूमन मेल की बात कर रहा इजोलेटेड अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म। देखो अगर बात कर ली जाए कि फीमेल और मेल की बात कर लिया जाए सबसे ज़्यादा जो स्पर्म निकालना होता है वो मेल ही निकालता है। जो स्पर्म जो होता है स्पर्म की संख्या होती है 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म करीब 200 मतलब 200 मिलियन मतलब समझ रहे हो 20 लाख से 30 लाख स्पर्म वो निकालता है 20 लाख से 30 लाख स्पर्म निकालता है ठीक है एक बार में ठीक है। ड्यूरिना टॉयटर मतलब इंटरकोर्स के समय हुई फॉर और नॉर्मल फर्टिलिटी बोलते हैं नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए इतना ज़रूरत है। अबाउट 60% स्पर्म मस्ट हैव द नॉर्मल शेप
60% जो स्पर्म होते हैं, जो 60% की बात कर दिया जाए, स्पर्म जो होते हैं वो नॉर्मल शेप होते हैं, नॉर्मल साइज होती है। और लीस्ट कुछ हमारे 40% होते हैं जिसमें विद्रस, विद्रस मतलब बहुत ज़्यादा मोटिलिटी प्रोवाइड होती है। ठीक है, स्पर्म जो होता है, स्पर्म रिलीज फ्रॉम दी सेमनीफरस ट्यूब्यूल, ये बात तो तुम लोग पहले ही जान रहे। और ट्रांसपोर्ट बाय द एसेसरी, एसेसरी अब ये कहाँ हुआ, ट्रांसपोर्ट द एसेसरी डट सिचुएटेड बाय द एपिडाइडमिस वार डिफरेंट सेमाइनल वेस्टल। बोला जिस तरह हमारा पूरा वर्त रहा, अब जैसे हमारा ओबम में जाएगा, बोला है एसएससी डट से निकलेगा, फिर हमारा एपिडाइडमिस में जाएगा। स्पर्म की बात करा, अब स्पर्म बन गया, अब स्पर्म तो निकलना है ओबम में जाना, फीमेल बॉडी के अंदर। तो बोला पहले एसएससी डट से हमारा सिचुएट हो रहा एपिडाइडमिस, वहाँ से वार डिफरेंस में जाएगा, वार डिफरेंस से हमारे ग्लैंड में जाएगा सेमिनल वेसाइकल, फिर प्रोस्टेट, फिर हमारा इसेंशियल फॉर मैचुरेशन, फिर मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, मतलब अब इसके बाद स्पर्म मोटाइल हो जाएगा। फिर उसके बाद दी सेमिनल प्लाज्मा में जाएगा विद दी एलॉन विद दी स्पर्म कंसिस्ट दी सेमेन। अब वहाँ पे तो एक चीज़ मैंने लिखवाया था स्टार्टिंग में, वहाँ पे सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म इक्वल टू सीमेन, मैंने ये चीज़ लिखवाया था आगे ही। तो वही चीज़ बोला, सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म मिलकर क्या बनाएंगे, सीमेन। और ये सीमेन का फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन ऑफ द मेल सेल्स एटसेट्रा डट एंड ग्लैंड आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन। और ये दोनों क्या करेंगे, टेस्टिकुलर हार्मोन, टेस्टिकुलर हार्मोन मतलब हमारा एंड्रोजन, एंड्रोजन तो मेंटेन करेंगे। ठीक है, अब फीमेल की बात कर दी जाए, फीमेल की बात कर दी जाए, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मेच्योर फीमेल गैमेट इज नोन एज द oogenesis। जानते हो मेच्योर फीमेल गैमेट क्या बनाता है, oogenesis, मार्केडली डिफरेंट फ्रॉम द स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis कहाँ से इनिशिएट हुआ था, ड्यूरिंग दी, देखो इंपॉर्टेंट बात मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो हमारा फीमेल मेच्योर फीमेल गैमेटेड होता है वो बनाता oogenesis। oogenesis मतलब ओवम का फॉर्मेशन को बोलते हैं oogenesis, which is a markedly different from the spermatogenesis. Oogenesis is initiated during the embryonic development stage. कपल्स ऑफ द मिलियन, कपल्स मतलब दो की बात कर रहा है, एक मेल और एक फीमेल, कपल्स ऑफ द मिलियन गैमेट मदर सेल ऑफ ऊचियोनिया आर फॉर्म। ठीक है, जो हमारा, अब यहाँ पे दिक्कत क्या होगा, तुम लोग सुने हो कि जो हमारे oogenesis होता है वो ए सेल बनाता है, लेकिन कपल्स ऑफ द मिलियन गैमेट मतलब अगर मेल और फीमेल की बात कर लिया जाए तो कपल्स ऑफ द मिलियन गैमेट ऑफ द मदर सेल आर फॉर्म। मदर सेल की oogenesia मिलियन सेल फॉर्म होना, मिलियन गैमेट फॉर्म होना, लेकिन कपल्स में ईच फेटल ओवरी, 8 ओवरी थे। ठीक है, नो मोर oogenesia आर फॉर्म एडेड आफ्टर बर्थ। बोले हैं बर्थ के बाद कोई oogenesia कभी ऐड नहीं हो रहा, क्योंकि ना मानो जब हमारे मदर के अंदर जो हमारा oogenesia मतलब फीमेल है, फीमेल में oogenesia मतलब फीमेल में oogenesia स्टार्ट हो जाता है आफ्टर बिफोर बर्थ से ही, तो वहाँ पे oogenesia बनना शुरू हो जाता है ना। दिस सेल स्टार्ट डिवीजन इंटर इनटू अ प्रोफेज, फर्स्ट meiotic डिवीजन एंड get temporarily accepted by the stage प्राइमरी oocyte। नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, अभी तुम इंतजार करो, बस पानी पी लो भाई, 5 मिनट मिनिमम 2 मिनट का ब्रेक होगा, पानी पी लो, फिर उसके बाद हम फिर से ये पढ़ाएंगे, मेरा गला छूट बैठ रहा है। ठीक है, तो आज ये चैप्टर हो जा खत्म, 2 आवर हो गया। ठीक है, चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं, करीब करीब चलो पानी पी लो भाई, वाटर ब्रेथ है। चलो भैया अब स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम फर्स्ट क्लास फ्रेश हो रहे। तो अब ये चैप्टर अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कम से कम अब कंसंट्रेट होकर पढ़ना। अभी तक तो जितना पढ़े, जैसे पढ़े, लेकिन अब और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करना। ठीक है, क्योंकि मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, इसलिए तुम लोग तो बोल रहा हूँ पानी पी लिया था, जिससे कि तुम्हें थोड़ा जो भूलने वाली आदत रहता है वो थोड़ा कम हो जाए, तुम अच्छा स्ट्रेस लेते ना पढ़ाई करो। ये तो एक स्ट्रेस होता है, एक रिलैक्स माइंड होता है, रिलैक्स माइंड के साथ पढ़ाई करो। ठीक है, चलो वाटर
ब्रेथ हो गया। चलो चलो भाई लौट आओ। चलो। बोला द प्रोसेस, अब वह प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट। अब देखो मेल गैमेट जब बना था वो क्या बना था, स्पर्म। अब फीमेल गैमेट क्या बनता है भैया, जल्दी बताओ। फीमेल गैमेट क्या बना था, ओवम बनता है ना। ओ ओवम बनने के प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। क्या बोलते हैं भैया, oogenesis। मतलब बोल रहे हैं जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, और ऊ मतलब ओवम, मतलब ओवम का फॉर्मेशन होने वाला प्रोसेस क्या बोलते हैं, oogenesis, which is markedly different from spermatogenesis। ये आपस में बहुत डिफरेंट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, लेकिन oogenesis जो होता है उसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो ये स्पर्म और ओवम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर प्रोसेस की बात कर दी जाए, स्पर्म का जो प्रोसेस हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस की बात किया जाए और oogenesis की बात किया जाए, इन दोनों में डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें इक्वल हैप्लॉइड सेल मिला था, लेकिन इसमें अनइक्वल हैप्लॉइड सेल मिलेंगे। अब बोला है oogenesis इज इनिशिएटेड। oogenesis तब स्टार्ट हुआ ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही oogenesis स्टार्ट हो जाए। मतलब जब एम्ब्रियोनिक मतलब जब हमारे मदर के पेट में स्टोमक में एम्ब्रियो के फॉर्म में ही थी, तभी ही oogenesis स्टार्ट हो जाए। लिखा oogenesis इज इनिशिएटेड, इनिशिएटेड मतलब स्टार्ट होना ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक। एम्ब्रियोनिक तब थी, एम्ब्रियोनिक ये तब थे जब मदर से ही स्टोमक में थी, मदर से ही स्टोमक जब वो एम्ब्रियो के फॉर्म में ही थी, तब oogenesis स्टार्ट हो जाता। oogenesis स्टेट व्हेन अ कपल, कपल मतलब दोनों की बात करा, मेल और फीमेल, ऑफ मिलियन गैमेट ऑफ मदर सेल, ऑफ मिलियन गैमेट ऑफ मदर सेल, दैट इज नोन एज ऊड्रोनिया। ऊड्रोनिया। अब जैसे वहां पे हमने क्या पढ़ा था, स्पर्मेटोजोनिया। अब ये ए सिंगल सेल की बात कर रहा है, ए सिंगल सेल की बात कर रहा है, मदर सेल की एक सिंगल सेल की बात कर रहा है, ऊड्रोनिया आर फॉर्म। फिर बोला है विथ इन ईच फीटल ओवरी, मतलब हर एक ओवरी की बात कर रहा है। एट ओवरी, अभी 8 ओवरी की बात की जा रही। नो मोर ओडोनिया, मतलब अब बोल रहे हैं जो ओडोनिया, मतलब ओडोनिया जो बनता है, ओडोनिया मतलब ओ साइड जो बनता है, वो जब हमारे एम्ब्रियो स्टेज में जितने भी ओडोनिया जितना बनना होता है बन जाता है, लेकिन आफ्टर बर्थ ओडोनिया नहीं बनता, मतलब उसके बाद बल्कि रिड्यूस होने लगता है। यार तुम ये बताओ, स्पर्म और ओवम का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ओवम 8 होता है, लेकिन ये बताओ स्पर्म कितने पहुंचते हैं, 8 पहुंचते हैं। 8 ही फर्टिलाइजेशन, 8 ओवम में ही 8 ही स्पर्म फर्टिलाइज कर सकता है। तो बोल रहा है कि ये बताओ अभी तक स्टार्टिंग फेज में ये मिलियन था, मतलब जब एम्ब्रियो मतलब समझो एम्ब्रियोनिक स्टेज में था, तो हमारे मिलियन लिखा भी है। The tapeworm of the million gamete of the mother cell oogonia are formed in a fetal ovary। बोल रहे हैं कि जब हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में था तो मिलियन गैमेट था, ऊजोनिया था, मिलियंस गैमेट था, लेकिन जब प्यूबर्टी आते आते 60,000 से 80,000 गैमेट बचता है। लिखा भी है एट दी प्यूबर्टी के समय, पहले बात सुनो, एट प्यूबर्टी के समय वो ऊर्जोनिया जो होता है वो 60,000 से 80,000 बचता है। अब तुम्हें मैं ले चल रहा हूँ, 1 मिनट। चलो अब मैं तुम्हें ये ले आ दिया हूँ, पहली चीज ये समझो, फिर वो चार्ट पढ़ना, क्योंकि पढ़ना आसान होता है लेकिन समझना बड़ा टफ होता है, इसलिए मैं तुम्हें हर एक शब्द समझा रहा हूँ एनसीईआरटी के, ठीक है। तो जब हमारा ओवम बनता है, ओवरी, ओवरी 8 ओवरी में, आप देखो ईच फीटल ओवरी, अब 8 ओवरी की बात कर रहे हैं, इसमें 2 से 4 मिलियन ओजोनिया सेल रहते हैं। ओजोनिया या फॉलिकल्स बोलते हैं, ओजोनिया तो ही क्या बोलते हैं, फॉलिकल्स बोलते हैं, ओजोनिया रहते हैं।
लेकिन लेकिन ये बोला नो मोर ओजोनिया आर एडेड आफ्टर बर्थ। अच्छा तुम इसका मतलब तो समझ ही रहे हो रे, बर्थ से बाद कोई ओजोनिया ऐड नहीं हो जा, ओजोनिया सेल जो हो जा, ओजोनिया सेल हो जा या फॉलिकल सेल हो जा, वो बर्थ के बाद ऐड नहीं हो। इसका मतलब तुम्हें ये समझना चाहिए कि जब बर्थ से पहले जितना oocyte या ओजोनिया या फॉलिकल जितना बनना होता है बन जाता है। करीब करीब लिखा है 2 से 4 मिलियन, लिखा भी है, अभी हमने एनसीईआरटी भी पढ़ाया, 2 to 4 मिलियन ओजोनिया सेल बर्थ से पहले बन जाते हैं, ठीक है। फिर देखो एट द टाइम ऑफ बर्थ, अब बर्थ के टाइम में करीब करीब 2 लाख, मतलब 2 से 4 मिलियन, 2 से 4 मिलियन, 2 से 4 मिलियन मतलब वो 2 से 4 लाख की ही बात कर रहा है, 2 लाख to 4 लाख की ही बात कर रहा है, 8 मिलियन में 8 मिलियन की ही बात कर रहा है, 2 मिलियन करीब करीब 2 लाख ओजोनिया होते हैं, ठीक है। फॉलिकल रिमेन लेफ्ट एट दी प्यूबर्टी, बोला है 2 लाख बर्थ के समय हमारे ओजोनिया सेल बचते हैं, बोलते हैं बने कितने 2 से 4 मिलियन ओजोनिया, लेकिन जब बर्थ हुआ तो कितना बचा, 2 लाख बचा, 2 लाख बचा। लेकिन जब प्यूबर्टी, प्यूबर्टी कब आता है फीमेल में, जब भी प्यूबर्टी आएगी उस फीमेल में तो कितना हमारे ओजोनिया बनेंगे, 60,000 से 80,000। तो तुम ये बताओ, अगर बात कर दी जाए तो जितना बर्थ से पहले ओजोनिया सेल बना था, बल्कि बर्थ के बाद घटता चला जा रहा, रिडक्शन होता चला जा रहा। पहले 2 से 4 मिलियन था, जब बर्थ हुआ 2 लाख था, फिर प्यूबर्टी से आते आते जो हमारा 60,000 से 80,000 हुआ। सर इसका मतलब ये बताओ, हाँ मैं ये बता रहा हूँ कि ये क्यों रुक गया, अब ये क्यों रुक गया ये भी मुझे बताना है। इसमें माइटोसिस फर्स्ट होता है, जिससे कि हमारा डिप्लोटीन, डिप्लोटीन स्टेट सुने हो कि नहीं, नहीं सुने हो, अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा, बस 1 मिनट इंतजार करियो, ठीक है। 60,000 से 80,000 फॉलिकल प्यूबर्टी टाइम बचे, ठीक है। फिर बोले दीज फॉलिकल आर नोन एज द फर्स्ट फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल तो ही बोलते, प्राइमरी फॉलिकल तब बने एट प्यूबर्टी, प्राइमरी फॉलिकल तब बने प्यूबर्टी के समय। दे आर दी सराउंडेड बाय द फॉलिकुलर और ग्रैनुलोसा सेल, बोला है कि ये किससे, जो फॉलिकुलर सेल होते हैं ये किससे सराउंडेड होते हैं, ग्रैनुलोसा सेल। और ग्रैनुलोसा सेल क्या करता है, डिप नरिशमेंट, क्या करता है भैया, पोषण देता है, किससे, प्राइमरी oocyte। तो अब देखो तुम्हें दिखाना है, देखो ये एक आउटर लेयर है, इसे क्या नाम दिया गया, ग्रैनुलोसा सेल। और इसके बगल में जो ये वाला है इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। और ये ग्रैनुलोसा जो सेल है ये प्रोवाइड क्या करेगा, नरिशमेंट, नरिशमेंट मतलब उसे पोषण देगा। और जो ये अंदर वाली लेयर होती है मालूम है, जोना प्लेसोडा बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं भैया, जोना प्लेसोडा। अब जोना प्लेसोडा एक बैरियर होता है, यही एक बैरियर होता है कि जो स्पर्म इंटर इसी से चलता है, इस स्पर्म जो इंटर चलता है लास्ट एंडिंग ऑफ दी oocyte, यही चलता है जोना प्लेसोडा। अब देखो प्राइमरी फॉलिकल कितना बना, 60,000 से 80,000। अब देखो प्राइमरी फॉलिकुलर बन रहे, अब उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल बनेंगे। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या अंतर है, प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में अंतर क्या था, देखो अगर बात कर दी प्राइमरी फॉलिकल में क्या क्या बना था, एक हमारा ग्रैनुलोसा या फॉलिकुलर सेल बना, फिर हमारा प्राइमरी oocyte था, फिर हमारा जोना प्लेसोडा। कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस एक और लाइन हो गया, जो हमारा ये टिश्यू था, इसके बीच में जो टिश्यू था, जिस इसके बीच में जितना हमारे टिश्यू हैं वो क्या करते हैं, टूटते, अरे यार जो टूटते, मतलब ये जितने हमारे टिश्यू भरे पड़े हैं इसमें वो टूट जाते हैं और ये एक लेयर बना लेते हैं जिसका नाम होता है थीटा। क्या बनाता है, थीटा। देखो ये टूटते कौन सा लेयर बना लेते, थीटा, बस। और तो नहीं, फॉलिकुलर सेल था, ग्रैनुलोसा सेल था पहले भी, और हमारा प्राइमरी oocyte था पहले, जेपी मतलब जोना प्लेसोडा था अभी। अब थीटा सेल बन जाने तो ही बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। अब टर्शियरी फॉलिकल क्या होता है,
टर्शरी फॉलिकल जो ये हमारा थीटा सेल था, जो हमारा थीटा सेल है वो दो पार्ट में टूट जाता है। एक एक्सटर्ना होता है, एक मेरा इंटरना होता है। क्या होता है फिर से बोलो? एक हमारा एक्सटर्ना होता है, दूसरा मेरा इंटरना। जो एक्सटर्ना होता है वो नॉन सेलुलर होता है। कैसा होता है? नॉन सेलुलर। और जो इंटरना होता है वो कैसा होता है? सेलुलर। कैसा होता है भैया? सेलुलर। ठीक है। अब उसके बाद एक चीज और डेवलप हो जाता है, उसे बोलते हैं एंटरम। क्या बोलते हैं भैया? एंटरम डेवलप हो जाता है। तो टर्जरी फॉलिकल में क्या डेवलप हो जाए? एंटरम। एंटरम एक लिक्विड, मतलब बोल सकते हो एक कैविटी होता है, एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक फ्लूइड भरा होता है, इसे बोलते हैं एंटरम। जो एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है जो जिसमें फ्लूइड भरा होता है उसे बोलते हैं एंटरम। और ये प्राइमरी oocyte अभी भी है, जोना प्लेसोडा ये अभी भी है, और थीटा सेल। मतलब अगर बात कर दिया जाए, अब तुम बताओ प्राइमरी oocyte में क्या था? प्राइमरी oocyte में क्या बना? प्राइमरी oocyte में कुछ भी नहीं था, बस जोना प्लेसोडा था हमारा, फिर हमारा वो था प्राइमरी oocyte था। लेकिन सेकेंडरी फॉलिकल में क्या बन गया? थीटा सेल। क्या बन गया? थीटा। तो प्राइमरी में तो नहीं चेंज हुआ, सेकेंडरी में बल्कि एक लेयर बना, वो थीटा। और टर्शरी में क्या बना? थीटा सेल दो पार्ट में डिवीजन हो जाए, एक एक्सटर्ना एक इंटरना। और क्या बना? एक फ्लूइड लाइक कैविटी बनी जिसे हम बोलते हैं एंटरम। क्या बोलते हैं भैया? एंटरम। ठीक है। अब क्वाटरनरी आ गया। अब क्वाटरनरी ये है। क्वाटरनरी में अब इम्पोर्टेंट बात ये आ गया, अब इम्पोर्टेंट बात ये क्वाटरनरी बोलते हैं। ठीक है। अब क्वाटरनरी आ गया। अब इसे क्या बोलते हैं? तो क्वाटरनरी इसे बोलते हैं क्वाटरनरी। अभी तक ये प्राइमरी oocyte था पहली चीज, तो अब प्राइमरी oocyte चेंज हो जाए सेकेंडरी oocyte में। ठीक है। अब देखो थीटा तुमने अभी पढ़ा, थीटा एक्सटर्ना था और इंटरना था। इसमें कोई बड़ी बात है? नहीं बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब फॉलिकुलर जनरलोसा अभी भी पढ़े हो? हाँ है। अब मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन जनरलोसा बन गया भैया। एक मेम्ब्रेनस जनरलोसा बन गया और दूसरा ट्यूमुलस ओसोफोरस बन गया। ठीक है। जोना प्लेसिडा पढ़े ही थे। बस एक और बन गया कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। अब ये इतना पार्ट डिफ्यूज मतलब डिवाइड हो जाएगा, दो सेल बनाएगा, दो सेल बनाएगा। एक हमारा सेल बनाएगा oocyte, एक हमारा सेल बनेगा सेकेंडरी oocyte जो बाहर आ जाएगा। अब सेकेंडरी oocyte यहाँ आ जाएगा जब डिवाइड हो जाएगा सेल। और ये जो सेल होता है ये अनइक्वल है, एक देखो एक बड़ा है एक छोटा है। लेकिन जो छोटा वाला सेल होता है उसे हम बोलते हैं पोलर बॉडी, और जो बड़ा वाला सेल होता है उसे बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। अभी देखते हैं एनसीईआरटी एक ब्लंडर मिस्टेक किया है, एक बहुत ब्लंडर मिस्टेक किया है। ठीक है। एक बहुत ब्लंडर मिस्टेक किया है। अभी तुम देखो, ये देखो फर्स्ट पोलर बॉडी इज रिलीज्ड। यहाँ से एक पोलर जो छोटा वाला सेल बना, देखो यहाँ पे लिखा है वन प्राइमरी oocyte जो था वो सेकेंडरी oocyte में बदल दिया, और सेकेंडरी oocyte में बदलते बदलते दो सेल बन गया, एक सेकेंडरी oocyte बन गया और एक पोलर बॉडी बन गया। देखो मैंने अभी यही बात बोला था ना, वो यहाँ लिखा है। तो पोलर बॉडी रिलीज हो जाएगा और सेकेंडरी oocyte अब बाहर आ जाएगा। सेकेंडरी oocyte अब बाहर आ जाएगा। ठीक है। ये इतना चीज बाहर आ जाएगा। ठीक है। चलो 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 चलो, आज ये चैप्टर समाप्ति पे आ जाएगा। अब चलो पढ़ते हैं। तो ये बड़ी चीज नहीं यार, 5 घंटे लेंगे, 5 घंटे पढ़ेंगे। हाँ, फिर यहाँ तक हो जाता ना। फिर बोला नो मोर ओजोनिया, नो मोर ओजोनिया आर फॉर्म आर एडेड आफ्टर बर्थ के बाद तो ये ओजोनिया नहीं ऐड होता। डी सेल स्टार्ट डिवीजन एंड इंटर इनटू अ प्रोफेस फर्स्ट।
अब ये यही चीज़ मैं बताने जा रहा था। जो हमारा अब बर्थ हो जाने के बाद 2 लाख हमारे सेल, टू लैख सेल हमारे बचे थे, ठीक है। 2 लाख उरोनिया बोलो रे, उरोनिया बचे थे। अब प्रोफेज फर्स्ट जानते हो ना, डिवीजन होता है सेल साइकिल और सेल डिवीजन में। प्रोफेज फर्स्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, जाके देख लेना। प्रोफेज फर्स्ट में जा, उससे क्या हुआ, प्रोफेज फर्स्ट में जाते वहाँ पे एक मियोटिक डिवीजन किया, और मियोटिक डिवीजन करने के बाद वो ऐसे टेम्पोरली मतलब वो वहीं अटक गया मतलब अरेस्ट हो जाए। अरेस्ट मतलब बंद हो जाए, मतलब रुक गया। तो टेम्पोरली, परमानेंट नहीं रुका है। पहली चीज बात सुनो, ये इंपॉर्टेंट बात है। प्रोफेज फर्स्ट में गया, मियोटिक डिवीजन किया, लेकिन वो परमानेंट नहीं रुका है, थोड़ी टेम्पोरली अरेस्ट हुआ एट द स्टेज आर प्राइमरी oocyte। अब बोल रहा है कि जब हमारा, देखो पहली चीज तो हमारे कितने सेल बने, 2 से 4 मिलियन बने, ठीक है, ओडोनिया। अब जब बर्थ हुआ तो 2 लाख बना, लेकिन 2 लाख बचा। अब देखो बोल रहा है बर्थ हो जाने के बाद सेल इंटर कर देगा प्रोफेज फर्स्ट में इंटर किया तो वहीं टेम्पोरली अरेस्ट हो जाएंगे। टेम्पोरली मतलब रुक जाएगा, लेकिन तब तक रुकेगा जब तक प्यूबर्टी आ नहीं जाती। जब तक आपकी प्यूबर्टी फीमेल की आ नहीं जाती तब तक वो सेल स्टॉप कर जाएगा। टेम्पोरली पूरी तरीके नहीं हुआ, टेम्पोरली मतलब दिनों तक नहीं बोल सकते, जब तक तुम्हारा प्यूबर्टी स्टेज ना आए तब तक वो रुका रहेगा। एक प्राइमरी oocyte, और उसे हम क्या बोले, प्राइमरी oocyte। अब सुनो, उसमें भी अगर प्रोफेस में 5 तुम्हें याद हो जा, लता जरा पानी दे दो मतलब लिप्टोटीन, जरा मतलब जाइजोटीन, पानी पेक्टीन, और दे दो मतलब डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। पांचों था ना, लता जरा पानी दे दो, हमारा पहले फिर से बोलो, लता का क्या होगा, लिप्टोटीन, जाइजोटीन और हमारा पेक्टीन, फिर हमारा डिप्लोटीन होता है, हाँ सही है, फिर हमारा डाइथानेसिस। तो ये टेस्ट स्टेज पे रुका, स्टेज तो नहीं लिखा, लेकिन तुम स्टेज वहां पे लिखो, डिप्लोटीन पे जाके रुक गया था। डिप्लोटीन स्टेज पे जाके टेम्पोरली अरेस्ट हो जाता, ठीक है। फिर बोला ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ द ग्रेनुलोसा सेल। बाहर वाली सेल ग्रेनुलोसा सेल होता है, इसलिए बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में क्या बना, ग्रेनुलोसा सेल, ठीक है। फिर उसके बाद अ लार्ज नंबर ऑफ दिस फॉलिकल डीजेनरेट। अच्छा ये बताओ, बर्थ हो जाने के बाद जो सेल था, अदर नंबर ऑफ ओडोनिया या नंबर ऑफ फॉलिकल था, वो डीजेनरेट हो रहे थे कि बन रहे थे, डीजेनरेट हो रहे थे सर। तो ये जो लार्ज नंबर ऑफ दी फॉलिकल डीजेनरेट ड्यूरिंग देयर फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी आने तक, जब तक हमारा बर्थ से लेके प्यूबर्टी आ रही थी तब तक वो नंबर ऑफ सेल थे, वो फॉलिकल डीजेनरेट हो रहे थे। लेकिन प्यूबर्टी के वक्त हमारे कितने ही हमारे बचते हैं, 60,000 से लेके 8,000 प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं। 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं, एक ओवरी में बात किया जा रहा है। फिर बोला द प्राइमरी फॉलिकल दैट सराउंडेड बाय द लेयर इज नोन एज द ग्रेनुलोसा सेल। और जो लेयर, जो हमारा सराउंडेड लेयर सेल से बनता है उसे हम बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल। और एक नया थीटा सेल बनता है, इसे बोलते हैं सेकेंडरी oocyte में क्या बना, सेकेंडरी फॉलिकल में क्या बना, एक नया थीटा सेल। फिर हाँ, बोला दी सेकेंडरी फॉलिकल आर सोन ट्रांसफॉर्म। अब सेकेंडरी फॉलिकल किसमें ट्रांसफर हो जाए, टर्जी फॉलिकल। हुई इज करेक्टर बाय द फ्लूइड फील्ड कैविटी। मैंने बोला था फ्लूइड फील्ड कैविटी होता है जिसका नाम होता है एंट्रम, क्या बोलते हैं भैया, डेंटम। डी थीटा लेयर, अब बोले थीटा लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ इनर थीटा इंटरना। अब जो जो सुनो, थीटा सेल था वो टर्जरी में 2 भागों में बटा था, एक एक्सटर्ना एक इंटरना। तो थीटा इंटरना और आउटर जो था थीटा एक्सटर्ना, ठीक है। बोला इट इज इम्पॉर्टेंट टू ड्रा टू अटेंशन। अब ये थोड़ी अटेंशन रहने वाली बात है। एट द स्टेज ऑफ द प्राइमरी oocyte विथ इन द टर्जरी फॉलिकल थ्रो इन साइज एंड कंप्लीट
फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। और बोला जब हमारा टर्जरी एट दिस प्राइमरी oocyte, अब प्राइमरी oocyte में मियोटिक फर्स्ट, मतलब मियोटिक फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट में डिप्लोटीन में रुक गया था। लेकिन बोल रहा है अब वो टर्जरी फॉलिकल में जाते साइज ग्रो हो जाए और हमारा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कौन से फॉलिकल में कंप्लीट होता है? थर्ड फॉलिकल में हमारा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, जो कि अनइक्वल डिवीजन होता है। फिर उसके बाद अनइक्वल, एक पोलर बॉडी बना था, एक सेकेंडरी oocyte बना था। अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। बोला है अनइक्वल डिवीजन हुआ, जो कि इसका फॉर्मेशन क्या हुआ? लार्ज हैप्लॉइड सेल बना, और जो कि सेकेंडरी oocyte होता है, और एक छोटा सा पोलर बॉडी बना था। मैंने तुम्हें बताया था कि नहीं? और एक पोलर बॉडी बना दी। अब यहीं पे तुम्हें एक एनसीईआरटी की ब्लंडर मिस्टेक है, इसलिए वहाँ नोटना। दी सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म। जो सेकेंडरी oocyte होता है वो काफ़ी बल्क मतलब सेकेंडरी अनइक्वल जो हुआ था, जो सेकेंडरी oocyte था वो काफ़ी बड़ा था, लेकिन पोलर बॉडी था वो बहुत छोटा था। लेकिन सेकेंडरी oocyte जो बल्क था, क्यों था? क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था ऑफ द प्राइमरी oocyte। मतलब बोल रहा है, अब बोल क्या रहा है? अच्छा ये बताओ, प्राइमरी टर्जरी की बात कर रहा है, टर्जरी फॉलिकल किस में था? वो प्राइमरी oocyte था ना। लेकिन क्वाटरनरी में जब बदला तब हमारा ये प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है ना। तो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हुआ, तो प्राइमरी का जितना साइटोप्लाज्म था वो सेकेंडरी में बदल गया। कैन यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं एडवांटेज फॉर दिस? अब बोला है क्या आप सोच सकते हैं इसका एडवांटेज क्या हो जा, बताइए। अब तुझ इतना पढ़ाए हैं तो तुझ अपना भी तो ऑप्शंस लगाइए, सब चीज हमें बताने, बताइए जल्दी। क्योंकि एनसीईआरटी का हम लोग बताइए जल्दी, तभी तो हम लोग का भी सोचा करिए, सब कुछ हमें बताएं। लेकिन ये एनसीईआरटी हाईलाइट चाहिए, नहीं है बताओ तो मैं बताऊंगा। देखो जितना ज़्यादा फूड इंक्रीज रहेगा उतना ज़्यादा एम्ब्रियो को फूड मिलेगा, तो ये एडवांटेज है। कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज फॉर दिस? मतलब अगर फूड रिच रहेगा, जब फूड रिच रहेगा तो एम्ब्रियो को फूड बराबर मिलेगा। और पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर, तब तक हमारा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिवाइड चलता रहेगा। एट द एज ऑफ 50 ईयर ओल्ड अबाउट, कन्फर्म नहीं है, एनसीईआरटी बोल रही है कि 50 ईयर तक ही नहीं, तो उसमें 55, तो उसमें 45। तो मतलब जनरली जो मैंने पहले पेज में पढ़ाया था 50 साल की फीमेल्स में हमारा oocyte रुक जाता है, ठीक है। तो आउट ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डीजेनेट, ठीक है। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। फिर बोला डी टर्जरी फॉलिकल, डी टर्जरी फॉलिकल फर्दर चेंज इनटू अ मैच्योर फॉलिकल। हाँ सही बात है, जो हमारा टर्जरी फॉलिकल है अब वो इसमें चेंज हो गया मैच्योर फॉलिकल, इसी तो क्या नाम दिए? ग्राफियन फॉलिकल। अब यहाँ पे एनसीईआरटी की ब्लंडर मिस्टेक, अब तुम यहाँ से वो काटो जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, नहीं नीट में तुम्हारी गलती हो जाएगी अगर तुम ये सोच रहे हो तो। सर ये नीट एनसीईआरटी कभी गलत लिखती नहीं है, एनसीईआरटी गलत लिखी है, ये सारा चीज़ मैसेज भेजा गया है वहाँ पे। हम लोग एनसीईआरटी जो एक आती है वेबसाइट, उसमें करेक्शन के लिए ये चीज़ भेजा गया, लेकिन उनके हाथों से दिखता ही नहीं, बात गलत है। बोल क्या रहा है? दी सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन नोन एज जोना प्लेसोडा, गलत बात है। प्राइमरी oocyte एक नया मेम्ब्रेन बनाते हैं जिसका नाम होता है जोना प्लेसोडा, और जिससे उससे सराउंडेड एक पे घिरा रहता है, मतलब उससे सराउंडेड पे घिरा रहता है, ठीक है। फिर बोला डी ड्रेफियन, वाह वो चीज़ सही कर लो, अगर नीट में पूछा जाए तो इसमें गलती हुई, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था फिर ये प्राइमरी ही सही निकला था, इसलिए बता दे रहा हूँ। ड्रेफियन फॉलिकुलर नाउ रप्चर टू रिलीज सेकेंडरी oocyte। अब बोला ड्रेफियन फॉलिकल रप्चर हुआ और क्या हमें प्रोड्यूस हो गया? सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte
तो ही हम ओवम बोलेंगे, सेकेंडरी उस साइड तो ही आगे चल के ओवम बनाएगा, लेकिन उसे हम ओवम नहीं बोलेंगे। इस पूरे ओवम तो निकलने के पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन। क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। ठीक है। अब भैया स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस में क्या डिफरेंस है? भैया स्पर्मेटोजेनेसिस में इक्वल सेल हैप्लॉइड सेल मिले थे, यहाँ पे अनइक्वल सेल। यहाँ पे पोलर बॉडी आया था, लेकिन वहाँ पे पोलर बॉडी नहीं आया था। वहाँ पे 3 स्टेप में हुआ था, या वहाँ पे 4 स्टेप में हुआ था, यहाँ पे 3 स्टेप में हुआ है। यहाँ पे 3 स्टेप में हुआ है। ठीक है। देखो हे भगवान, देखो एट प्यूबर्टी से हमारा पहले चीज 2 सेल बना, अब 2 सेल से हमारा 4 सेल बना, 4 सेल से फिर अब 4 सेल हमारा डिफ्रेंशिएट बराबर कर रहे हैं। तो पहला माइटोसिस हुआ, पहले डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट मियोटिक, मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया मियोटिक किया, फिर हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, और सेकेंडरी मियोटिक करेगा तो स्पर्मेटिक बनाएगा। और अब स्पर्मेटो जो स्पर्मियोजेनेसिस यहाँ पे हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन यहाँ लिखा है, यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस हो जाए तो हमारा स्पर्मेटो जोआ बन जाएगा। अब यहाँ पे ठीक उसी प्रकार में देखो, इसमें ओजोनिया माइटोसिस किया, पहले प्राइमरी oocyte बना, पहले वो अपना सेल ग्रो करके मल्टीप्लाई करेगा, तो माइटोसिस से अपना सेल डिफ्रेंशिएट किया तो प्राइमरी oocyte। अब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ तो सेकेंडरी oocyte बना, और सेकेंडरी oocyte से हमारा क्या बन जाए? ओवम बन गया, ओवम। लेकिन यहाँ पे तुम देखो तो यहाँ पे स्पर्मेटिक से फिर डिफ्रेंशिएशन हुआ, फिर हमारा स्पर्मेटोजोआ, क्योंकि जो स्पर्मेटिक होता है वो नॉन मोटाइल था, लेकिन स्पर्मेटो मोटाइल होता है। तो इसमें 4 स्टेप होता है मेल में, और फीमेल में 3 ही स्टेप होता है। फीमेल ओवम जो होता है वो हमारा, जाहिर सी बात है। अब भैया मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात आ रही है, थोड़ी आराम से पढ़िए और एकदम ध्यान से पढ़िए, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल समझना बहुत ज़रूरी है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल इज इन द फीमेल ऑफ द प्रीमेट। अब रिप्रोडक्टिव साइकिल जो स्टार्ट होता है प्राइमेट में ही स्टार्ट होता है, जैसे कि मंकी हो गया, एप्स हो गया, ओहो ये बात है, मंकी हो गया, एप्स हो गया, और ह्यूमन बीन हो गया। ठीक है। इट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये जानते हो, इसमें कोई बात नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि फीमेल में चलता है। ठीक है, फीमेल में चलता है, इसलिए मेंस्ट्रुअल। एट फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, जब हमारा पहला मेंस्ट्रुएशन मतलब फर्स्ट साइकिल स्टार्ट हो रहा, मेंस्ट्रुअल साइकिल तब हमारी पहली बार स्टार्ट हो रहा एट द प्यूबर्टी, फर्स्ट हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा, तभी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है फीमेल्स में। ठीक है। अब देखो, फर्स्ट अगर बात कर दी जाए एट दी स्टार्टिंग, मतलब पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा, तो उसे बोलते हैं मेनार्ची। क्या बोलते हैं भैया? मेनार्ची। इन ह्यूमन फीमेल, अब बोलते हैं, सुनो अभी यहीं पे बता रहा हूँ। पहली बार जब स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो मेनार्ची बोलते हैं, और जब स्टॉप होता है तो मीनोपॉज बोलते हैं। मीनोपॉज आफ्टर 50 ईयर अप्रॉक्स, एनसीईआरटी बोला गया। ठीक है। इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन इज रिसीव्ड एवरेज इंटरवल ऑफ द 28 to 29 डे। जो हमारा मेंस्ट्रुएशन रिपीट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हमारा रिपीट होता है, करीब करीब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है 28 से 29 दिन के लिए ही होता है। फिर 28 से 29 दिन के बाद फिर दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, नेक्स्ट साइकिल। ठीक है। एंड द साइकिल ऑफ द इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इक्वल मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब हमारी मीनार्ची पहली साइकिल होती है, और जब हमारी खत्म होती है तो उसे हम बोलते हैं ए साइकिल। जब हमारी ए साइकिल कंप्लीट होती है तो स्टार्टिंग से एंड तक ए साइकिल, मतलब अगर बात किया जाए 1 तारीख तो 1 से 29 तारीख की बात कर दिया जाए, 28 तारीख से अप्रॉक्स 28 से 29 दिन बोला, 1 से लेकर 28 तक, तो ये पूरी ए साइकिल चली, और इस पूरे ए साइकिल को बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसमें क्या होता है? ओवम इज रिलीज, ओवम तो अभी बन गया, तो ओवम बनने तो क्या बोला गया? ओवुलेशन। ठीक है।
ड्यूरिंग द मिडिल। अब ओवुलेशन कब होगा, जब हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीचों बीच मिड द मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही हमारा ओवुलेशन होगा। बोला ओवम इज रिलीज, ओवम तब रिलीज होगा ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये समझने वाली बात आ गई। अब मैं यहाँ पे थोड़ी ये कर रहा हूँ, देख रहा है, चलो चलो समझने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। करीब करीब 2 घंटे हो रहे ना। देखो अब ये होता है, इसमें 4 स्टेज आते हैं, 4 स्टेज टोटली आते हैं। पहली चीज तुम ये देखो, 4 स्टेज आते हैं, ठीक है, 4 स्टेज आते हैं। टोटल बात कर दी जाए, पहला 3 से 5 दिन, 3 से 5 दिन वाले स्टेज तो बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। फिर 9 से 13 तो बोलते हैं फॉलिकुलर फेज या प्रोलाइफरेटिव फेज बोलते हैं, प्रोलाइफरेटिव फेज बोलते हैं प्रोलाइफरेटिव फेज। और ये हमारा जो 14 डेज है, मतलब यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ की बात कर रहे हैं, इस दिन हमारे 14 डेज हमारे करीब करीब ये आएगा। देखो ये वाला है, ये वाला डेज, ये वाला डेज, ये हमारा ओवुलेशन का डे हो रहा, ओवुलेशन इसी दिन हो रहा, ठीक है। और थर्ड फेज हमारा क्या हो रहा, ल्यूटरल फेज, ल्यूटर फेज। 4 फेज मैंने बताया, एक मेंस्ट्रुएशन, एक फॉलिकुलर फेज, एक मेरा ओवुलेशन और चौथा मेरा ल्यूटरल फेज। कितना फेज, मेंस्ट्रुएशन, इसमें 3 से 5 दिन फीमेल से क्या हो जा, फर्स्ट अदर साइकिल स्टार्ट हुआ तो हमारा क्या हो रहा, ब्लीडिंग, क्या हो रहा, ब्लीडिंग। और ब्लीडिंग क्यों हो रहा, ब्लीडिंग क्यों हो रहा, वहीं लिखो, ब्लीडिंग इसलिए होता है कि भैया अभी तुमने कितना पढ़ा, कितना लेयर पढ़ा था भैया, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और हमारा क्या था, पेरीमायो और एंडोमेट्रियम जब फटता है, रप्चर हो जाता है तो हमारी ब्लीडिंग होती है। तो यहाँ पे लिखो, फर्स्ट जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ब्लीडिंग। देखो देखो देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ब्लीडिंग होना शुरू हुआ। इससे ये क्या होता है कि ये इसका जो ब्लीडिंग होता है, जो इसकी वैल्यू होती है ये कम होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। और ये जो ब्लीडिंग होती है ये क्यों होती है, क्यों होती है, क्योंकि एंडोमेट्रियम की रप्चर की वजह से इसकी ब्लीडिंग होती है, ठीक है। अब देखो देखो 14 डेज में, मतलब लिखा है बंदे ने 14 डेज पे यहाँ पे ओवुलेशन। अब हुआ क्या, सुनो, अब ये बताओ जब हमारा ब्लीडिंग हुआ, अब क्या ब्लीडिंग हुआ 4 से 5 दिन, पहले फिर से बोलो, मेंस्ट्रुएशन स्टेज कितने दिन का होता है, 4 से 5 दिन। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, क्या होता है भैया, ब्लीडिंग होता है। अब 4 से 5 दिन ब्लीडिंग तो हुआ। अब ये बात सुनो, अब ब्लीडिंग हुआ तो अब इसे तो रोटेगा भी तो, रोटेगा भी तो 4 से 5 दिन बाद यहाँ पे लिखो, इस वाले वहाँ पे एक स्टेरॉइड आ जाता है, एक हमारा स्टेरॉइड आ जाता है, जो स्टेरॉइड, स्टेरॉइड वहीं पे लिखो, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड तो क्या करेगा, स्टेरॉइड क्या करेगा, रिपेयर करेगा, रिपेयर करेगा एंडोलिम्फ, सॉरी क्या बोला, एंडोमेट्रियम, रिपेयर करेगा एंडोमेट्रियम में, रिपेयर करेगा। पहले हमारा ये ब्लीडिंग हुआ तो एंडोमेट्रियम, जो ये हमारा एंडोमेट्रियम है, जो ये एंडोमेट्रियम है वो पतला होता चला गया। अब जब एस्ट्रोजन फिर ये ओपन करेगा, मतलब जब अब तो ये टूट रहा था, मतलब जब हमारा एस्ट्रोजन, मतलब ये बात सुनो, जब हमारा एंडोमेट्रियम फटा, रप्चर हुआ, रप्चर होने से वजह से ये ब्लीडिंग हुआ। और ये ब्लीडिंग कैसे होता है, नॉन टोलरेटेबल ब्लीडिंग होती है। और अब सुनो नॉन टोलरेटेबल, अब ये क्या हुआ, एंडोमेट्रियम जो होता है ये पतला होता चला जा रहा है, पतला चला रहा है। और करीब करीब 5 दिन तक पतला हुआ, करीब करीब 5 डे तक ये ब्लीडिंग चलती रही। अब उसके बाद क्या हो रहा, अब सुनो, अब उसके बाद एक हार्मोन्स होता है स्टेरॉइड हार्मोन। अब ये जो ब्लीडिंग तो एंडोलिम्फ जो फट जाए उसे अब सही करेगा, रिपेयर करेगा। अब यहाँ पे एस्ट्रोजन आएगा, अब ये रिपेयर करेगा तो फिर हमारा एंडोलिम्फ चौड़ा होता चला जाएगा, फिर हमारा बनता चला जाएगा। अब टूटेगा नहीं, तो बस पहला स्टेप क्या हो जाए, 3 से 5 दिन पहले ब्लीडिंग आएगा, पहले 3 से 5 दिन ब्लीडिंग आएगा, ठीक है।
3 से 5 दिन ब्लीडिंग। वही चीज़ लिखो यार, ये चीज़ लिखो, बड़ा पॉइंट वाली बात है। मैं जितना बात करूँगा अब बहुत पॉइंट वाली बात सुन रहा, अभी तक भी पॉइंट वाली बात कर रहा था, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब यहाँ पे बड़ी बात ये हुआ, अब इसके बाद यहाँ पे 14 पे, अब यहाँ पे देखो प्राइमरी फॉलिकल, पहले फॉलिकल यहाँ पे डेवलप कर रहे थे, यहाँ पे फॉलिकल डेवलप कर रहे थे, फॉलिकल डेवलप किए। फॉलिकल डेवलप करने का मतलब ये है भैया, ये है कि पहले हमारा फॉलिकल डेवलप किया, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्जरी, फिर मैच्योर फॉलिकल। कुल मिलाते अभी तक हमारा जो था फॉलिकल डेवलप कर रहे, ठीक है। अब डेवलप कर रहे तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे अगर दिखाने वाली बात है, पहली चीज समझना, डेवलप कर रहे थे फॉलिकल। अभी तक फॉलिकल तुमने पढ़ा है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी, फिर चौटरने तो मैच्योर फॉलिकल बोलते हैं। अब ये 14 डेज आ रहा, अब ये 14 डेज आ रहा, अब 14 डेज क्या हो गया। देखो अभी तक क्या हुआ, अभी तक हार्मोन की बात कर दिया जाए, अब हार्मोन की बात कर लेना। ओ भैया तो हाँ, हार्मोन की बात कर दिया जाए। अभी तक जो था एलएच, जो था एलएच हार्मोन, मतलब समझ रहे हो ना, ल्यूटिनाइजिन हार्मोन, वो आराम से चल रहा था, ये फेक्चर भी नॉर्मल ही था। लेकिन 14 डेज ये वाला डेज आ गया, ये वाला डेज 14 डेज क्या हो जाए, ओबम रिलीज कर जाएगा। ओबम रिलीज करने को ही क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। क्या बोलते हैं भैया, ओवुलेशन। क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। उसी दिन 3 हार्मोन्स इंक्रीज हो जाएगा। एक हमारा देखो ये एलएचएस वाला इंक्रीज हो गया, या फेसेट इंक्रीज हो गया, और स्टेरॉइड भी, एस्ट्रोजन भी इंक्रीज कर जाएगा। एस्ट्रोजन भी हमारा इंक्रीज कर गया था। 3 हार्मोन्स इंक्रीज किए थे, एक मेरा एस्ट्रोजन, एक मेरा ल्यूटिनाइजिन हार्मोन, और एक मेरा एफएसएस। देखो ओवुलेशन 14 डेज पे हुआ था, ओवुलेशन 14 डेज हुआ था। मिड मेंस्ट्रुअल साइकिल में ही हमारा ओवुलेशन होता है ना, तो इसका 14 डेज हुआ। इसमें 3 हार्मोन्स इंक्रीज किए, एक एलएच ल्यूटिनाइजिन हार्मोन, एक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और एक मेरा एस्ट्रोजन। 3 हार्मोन्स इंक्रीज किए, ठीक है। अब उसके बाद ओवुलेशन हो गया। अब ओवुलेशन 3 स्टेप पड़े, अभी क्या क्या पड़े, ब्लीडिंग, 4 से 5 दिन ब्लीडिंग, फिर हमारे 13 दिन तक हमारे फॉलिकल डेवलप कर रहे। अब 14 दिन क्या हो गया, ओवुलेशन। 14 दिन में क्या हुआ, ओवुलेशन। अब देखो इतना तो समझ में आ रहा है ना। अब हम किस स्टेप पे पहुंचने आ रहे हैं, ल्यूट्रल पे। अब ओवुलेशन हो जाने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप कर जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। पहले कॉर्पस ल्यूटियम अभी भी नहीं डेवलप कर रहा, कॉर्पस 15वें दिन पे कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा, बहुत छोटा सा कॉर्पस ल्यूटियम, बहुत छोटा सा बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। अब पहली बात सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट बात में, 14 दिन पे, 14 डेज पे कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। ओवुलेशन होने के बाद 14 से 15 डेज पे हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। अब 15, 16, 8 हफ्ते, मतलब अगर बात कर दिया जाए 8 हफ्ते, तो वो जो कॉर्पस ल्यूटियम हो रहा है वो डेवलप करते 8 इतना बड़ा बन जाएगा। करीब ये 22 डेज पे, हमारा 22 डेज होता है, ये हमारा कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप कर जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम मेच्योर हो जाए 22 डेज पे। अरे यार जो 1 मिनट, मुझे 1 मिनट समझ में तो आ ही रहा होगा। नहीं, ये भी नहीं चाहिए। हम्म, हाँ, कॉर्पस ल्यूटियम करीब 22 डेज पे डेवलप कर जाएंगे। पहले ओवुलेशन हो जाने बाद कॉर्पस ल्यूटियम बहुत छोटे छोटे थे, अब 8 हफ्ते करीब वो डेवलप किया 21 तक हमारा कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप कर दिया। अब अगर लड़की, अगर फीमेल इंटरकोर्स में थी, इंटरकोर्स मतलब अगर वो प्रेगनेंसी थी, तो वो वहाँ पे एक हार्मोन्स रिलीज होने लगेगा, प्लेसेंटा बन जाएगा। और प्लेसेंटा बन जाएगा तो प्लेसेंटा का वर्थ कौन करेगा, प्लेसेंटा बन जाएगा, प्लेसेंटा का वर्थ कॉर्पस ल्यूटियम करेगा। करीब 4 महीने तक प्लेसेंटा का वर्थ कॉर्पस ल्यूटियम संभालेगा। अगर प्रेगनेंसी रही तो प्लेसेंटा का वर्थ अभी कॉर्पस ल्यूटियम करीब 4 महीने संभालेगा, 3 से 4 मंथ कॉर्पस ल्यूटियम संभालेगा जब प्रेगनेंसी रही। लेकिन अभी मान लो लेट सपोज प्रेगनेंसी नहीं रही, अब मान लो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एट प्यूबर्टी आया, अब उसे प्रेगनेंसी नहीं है, तो वो क्या करेगा, अब कॉर्पस ल्यूटियम अगर
प्रेगनेंसी रही तो 3-4 महीने हमारा टॉर्पस ल्यूटियम प्लेसेंटा का वर्त संभालेगा, ठीक है। अगर नहीं रही अब नहीं रही वाली बात कर रहा हूँ, तो अब ये टॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट, मतलब 8 हफ्ते, अगर 14 से लेकर 22 डे तक तो वो डेवलप किया, अब 8 हफ्ते डीजेनरेट हो जा डीजेनरेट अब टॉर्पस ल्यूटियम छोटा 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 हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि टॉर्पस ल्यूटियम जब डेवलप कर गया तो उसी दिन प्रोजेस्टेरॉन का प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इंक्रीज कर जाएगा, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इंक्रीज आएगा, और जब जब हमारा डीजेनरेट हो रहा होगा तो प्रोजेस्टेरॉन अब नेक्स्ट साइकिल में इन्वॉल्व चल रहा जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन नेक्स्ट साइकिल में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो कुल मिला के मेंस्ट्रुअल साइकिल का भैया प्रोसेस बड़े मेहनत से समझाया हूँ, हर एक वर्ड हर एक चीज़ मैंने तुम्हें समझाया है। पहले 4 से 5 दिन ब्लीडिंग होता, फिर हमारा 7 से लेकर 13 दिन तक फॉलिकल डेवलप कर जाएगा, 14वें दिन से ओव्यूलेशन होगा, फिर 15 से लेके 15 टू लेके 22 डे तक टॉर्पस ल्यूटियम डेवलप करेगा। फिर तो अगर प्रेगनेंसी रही प्लेसेंटा का वर्थ टॉर्पस ल्यूटियम संभालेगा। अगर इफ दिस प्रेगनेंसी नहीं रही, अगर किसी फीमेल तो प्रेगनेंसी नहीं रही, तो वो डीजेनरेट टॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा और हमारा प्रोजेस्टेरॉन धीमे धीमे लो होता चला जाएगा, और इन दी लास्ट अब वो नेक्स्ट साइकिल में इन्वॉल्व हो जाएगा। और इसीलिए हम बोलते हैं इसीलिए हम बोलते हैं यहाँ पे बोलते हैं सर्ज मतलब एटा एट मतलब अगर सर्जरी की बात कर दिया जाए तो एटा एट कोई चीज़ बढ़ जाना, इसलिए बोलते हैं सर्ज। तो ओव्यूलेशन सर्ज बोलते हैं, यहाँ पे सर्ज मतलब एटा एट बोलते हैं, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं। अब तो मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आया ही होगा। बोला है मेंस्ट्रुअल साइकिल तब हमारा ओव्यूलेशन कब हुआ था, मिडिल बिटवीन दी ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, जो ओव्यूलेशन था वो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल में हुआ था, ठीक है। दी मेजर इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर दी सोन इन फिगर इतना। दी साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज। अब ये साइकिल कब स्टार्ट हुआ, मेंस्ट्रुअल फेज, व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर एंड लास्ट फॉर 3 to 5 days मेंस्ट्रुअल फ्लो। अब बोला है 3 से 5 दिन हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जा ड्यू टू अ ब्रेक डाउन कितना हुआ था, एंडोमेट्रियल लाइनिन, हम बोले थे एंडोमेट्रियल वॉल का फट जाता है तो इसकी वजह ब्लीडिंग होता है ऑफ द यूट्रस में ही तो फटता है, जो यूट्रस में ही तो तीनों लेयर थे, तो उसका वॉल फट जाता है, ठीक है। इट इज अ ब्लड वेसल हुइच फॉर्म लिक्विड टू कम्स आउट थ्रू वेजाना, और ये लिक्विड वाला पार्ट वो ब्लड वेसल वो बाहर आ जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसे कभी जो ब्लीडिंग होता है कभी भी इसे ना बाथरूम में फेंकना चाहिए, ना ही इससे क्या होता है इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। किसी पेपर में या किसी जैसे कि बहुत सारे भी आते हैं पेस्ट आते हैं तो उनका यूज करके बाहर फेंक देना चाहिए। कभी भी किसी भी मतलब ना ये वॉशरूम में फेंकते ना यहाँ उधर नहीं फेंकना चाहिए, और कभी भी वो कपड़े यूज नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या होता है नॉन टॉलरेटेबल ब्लड होते हैं, वो तभी ब्लड चिपकते नहीं, वो ऐसे ही रहते हैं, इसके लिए फेंक देना चाहिए किसी भी चार्जर से में लेते, ठीक है। और पैड भी आता है सैनिटरी पैड, तो वो सबका यूज करना चाहिए, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन आल्सो अटल दी रिलीज ओवम। मेंस्ट्रुएशन तब हो जा जब हमारा ओवम रिलीज हो जा, ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, ओवम जब फर्टिलाइज नहीं हो रहा, ठीक है। अदर ओवम नहीं फर्टिलाइज है तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। बोला अदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ द प्रेगनेंसी, तो जो प्रेगनेंसी जो चीज़ रहेगा वो इनएक्टिव रहेगा, मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। बोला अगर ओवम नहीं फर्टिलाइज है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर बोला ओवम इज आर नॉट फर्टिलाइजर, इसका ये मतलब नहीं है कि जो प्रेगनेंसी तो इंडिकेट कर रहा है वो इसका मतलब अभी इंडिकेट ये नहीं कर रहा कि उसका मतलब प्रेगनेंसी तो दर्शा रहा है। हाउएवर इट मे आल्सो बी थॉट ड्यू टू सम अंडरलाइनिंग कॉज
स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, इसी। अब जैसे कि बोला है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि इसका ये नहीं मतलब होता है कि वो किसी स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, पुअर की वजह से हो सकता है, हेल्थ की वजह से खराब होने की वजह, इसका यही मतलब होता है, ठीक है। The menstrual phase is followed by the follicular phase. During this phase, the primary follicle in the ovary grow to become fully mature Geraffian follicle simultaneously. मजा आ जाए भाई पढ़ाने बाद। The endo the endometrium uterus regenerate the through proliferation। बोला है जो एंडोमेट्रियम जो यूट्रस रीजेनरेट हुए थ्रू प्रोलिफरेशन, ठीक है। द चेंज ऑफ इन द ओवरी एंड यूट्रस इंड्यूस्ड बाय द चेंज इन द लेवल ऑफ द प्यूबर्टी एंड ओवेरियन हार्मोन्स, द सिचुएशन ऑफ। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा लाइन, तुम्हें लाइन समझ में आ रहा होगा। बोला जोनेडोट्रोपिन एलएच और एफएसएस इंक्रीज कर देता है। उसी तरह फॉलिकुलर फेस में फॉलिकुलर फेस एंड स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ठीक है, एज वेल एज सेचुरेशन ऑफ द एस्ट्रोजन, ठीक है, बाय ग्रोइंग फॉलिकल बोथ एलएच एंड एफएसएस पीक लेवल इन द मिडल साइकिल। बोला है जो मिडिल साइकिल मतलब ओवुलेशन वाले दिन पे अबाउट 14 डेज पे एलएच और एफएसएस और एस्ट्रोजन इंक्रीज कर जाता है और रेपिड सेचुरेशन ऑफ द एलएच लीडिंग इन द मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग मिड साइकिल। इसीलिए हम बोले थे एलएच सर्ज, अभी हमने एक वर्ड यूज किया था फिर जब समझाते वक्त, सर्ज, सर्ज मतलब अचानक से बढ़ जाना, उसीलिए बोलते हैं एलएच सर्ज induce rupture of the Geraffian follicle, thereby the release of the ovum is known as the ovulation. The ovulation phase is a followed luteal phase, और ये कैसा फेज होता है, luteal phase during the remaining part of the Geraffian follicle ट्रांसफॉर्म into ट्रॉपस ल्यूटियम। अब ओवुलेशन किस में कन्वर्ट हो गया था, हमारा ट्रॉपस ल्यूटियम में। अब ट्रॉपस ल्यूटियम सेक्रेट या लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन, मैंने बताया ही था, और इस इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम सच एज एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के लिए वो नेसेसरी होता है, ठीक है। तो सेटरेट या इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन ओवम एंड अदर इवेंट टू द प्रेगनेंसी, और वो फर्टिलाइजेशन किया टू द ओवम एंड क्या हमें क्या इवेंट किया, प्रेगनेंसी का इवेंट किया। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाए। अब प्रेगनेंसी के समय प्रेगनेंसी की वजह से हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाए तो देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, इसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा। इन दी एब्सेंस फॉर फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो टॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाएगा और टॉर्स डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग द मेंस्ट्रुएशन, मैंने बताया था। मेकिंग अ न्यू साइकिल इन ह्यूमन बीइंग। मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉप 50 ईयर एज, मेंस्ट्रुअल साइकिल तब तक हमारा चलता रहेगा अबाउट 50 ईयर एज तक ही चलता रहता है, उसी को बोलते हैं मेनोपॉज। मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही, साइकिल मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज स्टैंड बिटवीन मेनार्ची एंड मेनोपॉज। करीब करीब 3 घंटे होने जा रहे हैं। अब मेरा कितना बचा है, कितना बचा यार, 3 ही पेज बचा है ना। चलो यार, करीब करीब 1 घंटे में अब ये चैप्टर पूरा होने वाला है, 1 आवर, अब तो बचा ही नहीं है ज़्यादा। ड्यूरिंग ट्रोपुलेशन टॉयटस सीमेन। अब बोले हैं ट्रोपुलेशन मतलब इंटरकोर्स बोलते हैं, टॉयटस मतलब इंटरकोर्स, जब मेल एंड फीमेल आपस में इंटरकोर्स के समय आते हैं तो पेनिस कहाँ जाता है, पेनिस इंटर करता है वेजाइना में, तो इसी तो प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। मोटाइल क्या होता है, स्पर्म रैपिडली पास थ्रू दी सर्फेस इंटर इनटू अ यूट्रस। और मोटाइल क्या होता है, स्पर्म होता है जो कि पास होता है सर्विस में आता है, सर्विस मतलब सर्विस में इंटर कर जाता है और फाइनली हमारे यूट्रस में आ जाता है। और फाइनली ईच दी एम्पुलरी रीजन, हमने बोला था जो फर्टिलाइजेशन होता है किस रीजन में होता है, एम्पुला में होता है, इस एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। दी ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज आल्सो ट्रांसपोर्ट बाय द एम्पुला रीजन, और जो ओवरी होगा वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा एम्पुलरी रीजन में, ठीक है। Where fertilization take place, fertilization can only occur if the ovum and sperm are transport simultaneously।
फर्टिलाइजेशन तभी अतस हो जाए जब हमारे ओवम और स्पर्म साथ साथ में अतस हो। अतस मतलब साथ साथ में मिले, मतलब मालूम पड़ा एम्पुला एम्पुला में ओवरी आ जाया है तो ओवम आ जाया है तो स्पर्म चला आएगा, तो ऐसा नहीं होता, दोनों साथ साथ मिलनी चाहिए। ठीक है। टू द एम्पुलरी रीजन, दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल टॉर्पुलेशन लीड फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। और इसी वजह से हर एक टॉर्पुलेशन यह नहीं दर्शाता है कि फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। द प्रोसेस, अब फर्टिलाइजेशन का मतलब ही यही है, प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम स्टार्ट फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम इन कॉन्टेक्ट ऑफ द जोना प्लेसुडा। अब देखो इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, देखो जब हमारा ओवम आता है, स्पर्म आता है, स्पर्म आएगा, ये होता है हमारा जो ये वाला लेयर होता है, ये जो उभरा उभरा इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है, इसे हम बोलते हैं त्रोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं भैया? त्रोना रेडिएटा। क्या होता है? त्रोना रेडिएटा। फिर ये जो ग्रीन ग्रीन है इसे हम बोलते हैं पेरी वेंट्राइल स्पेस। क्या बोलते हैं भैया? पेरी वेंट्राइल स्पेस। और ये जरूर सॉरी सॉरी सॉरी, इसे ग्रीन वाले पार्ट को बोलते हैं जोना प्लेसोडा, फिर बोले पेरी वेंट्राइल स्पेस, फिर बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ठीक है। अब हुआ क्या, स्पर्म इतना ही पार्ट अंदर जाता है, हेड ही जाता है, टेल नहीं जाता, मिडिल पीस नहीं जाता, बस हेड ही जाता है। तो ये इंटर चलता है, पहले हमारे त्रोना रेडिएटा टू ब्रेथ चलता है, फिर हमारे जोना प्लेसोडा टू ब्रेथ चलता है, फिर हमारे ओवम, ओवम मतलब यहाँ पे चला आता है, यहाँ पे हमारे फ्यूज चल जाता है, ओवम फ्यूज। हर एक फर्टिलाइजेशन एक ही स्पर्म जा सकता है, एक ही स्पर्म इंटर कर देता है। अगर दो चले जाए, अदर मतलब एक स्पर्म चला जाए, फिर हमारा जोना प्लेसुडा मोटा हो जाता है, उसकी लेयर मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से और स्पर्म इंटर नहीं कर सकते, और स्पर्म इंटर नहीं कर सकते हैं। दी प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन इतना तो मालूम पड़ गया। फिर बोला है ए स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना प्लेसोडा लेयर ऑफ द ओवम। ठीक है, एंड इंड्यूस चेंज इन मेम्ब्रेन टू ब्लॉट। क्या ब्लॉट होते हैं? एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म। बोले हैं कि इससे क्या होता है, जब हमारा स्पर्म कॉन्टैक्ट आ जाए जोना प्लेसोडा लेयर ऑफ द ओवम, फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, इंड्यूस क्या हो जाता है, जो हमारा जोना प्लेसोडा होता है वो मोटा हो जाता है, उसकी लेयर मोटा हो जाता है। इसकी वजह क्या होता है, चेंज इन दी मेम्ब्रेन दी ब्लॉट, उसकी मेम्ब्रेन मोटी हो जाती है, इसकी वजह ब्लॉक दी एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म, इसकी वजह और स्पर्म नहीं एंटर कर पाते हैं। दस इट इंश्योर, यह बताता है डेट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम, एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर सकता है ओवम। तो दिस सिचुएशन ऑफ द एथ्रोसोम हेल्प द स्पर्म इंटर इनटू अ साइटोप्लाज्म। बोला जो स्पर्म मतलब जो हम लोग का स्पर्म का माँ होता है, एथ्रोसोम होता है, हेल्प द स्पर्म इंटर टू अ साइटोप्लाज्म। जो एथ्रोसोम होता है वही हेल्प करता है स्पर्म को इंटर करने के लिए। ठीक है, मतलब जो स्पर्म से आगे वाला पार्ट एथ्रोसोम होता है वही हेल्प करता है ओवम से साइटोप्लाज्म में इंटर करने के लिए थ्रू आउट द जोना प्लेसोडा, जोना प्लेसोडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। This induce oh shit, this induce the completion of the meiotic division of the secondary oocyte। इससे क्या होगा, हमारा सेकेंडरी oocyte होगा। सेकेंडरी oocyte meiotic डिवीजन इज अनइक्वल, मैंने बोला था सेकेंडरी meiotic डिवीजन अनइक्वल होता है, और एक पोलर सेकेंडरी पोलर बॉडी बना जो कि हैप्लॉइड होता है भाई। उससे हैप्लॉइड ओवम तो ही बोलते ऊटेड, इंपॉर्टेंट बात यह है, हैप्लॉइड ओवम तो ही बोलते ऊटेड। सून दी हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्रॉम द स्पर्म एंड द ओवम टू द फॉर्म ऑफ द डिप्लॉइड जाइगोट। दोनों मिलते हैं, जाइगोट बनता है, डिप्लॉइड सेल बनता है, उसे जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या है, आप यहाँ से पढ़ो। एज यू नो द क्रोमोसोम पैटर्न, ह्यूमन फीमेल में यक्स होता है और मेल में यक्स वाई होता है। ठीक है, मेल में यक्स वाई होता है, फीमेल में यक्स होता है। देयरफॉर ऑल द हैप्लॉइड गैमेट ओवल प्रोड्यूस द फीमेल हैव द सेक्स हार्मोन व्हिच यक्स। मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म, मेल गैमेट स्पर्म होता है, और सेक्स
अदरवाइज यस एंड वाई। 50% ऑफ दी चांसेस रहता है यस चला जाए और 50% रहता है वाई चला जाए। जब हमारा गैमेट फ्यूज हो जाता है तो 50% क्या होता है, पेरेंट का मतलब फादर का 50% यस चला जाए तो फीमेल बन जाएगा, और जब मदर का या वाई सॉरी फादर का वाई चला जाए तो मेल बन जाए। अगर वाई चला जाए तो मेल बन जाएगा। फादर का 50%, मतलब सुनो, फिर सुनो सुनो